बच्चों, हमारा अध्याय 17 चल रहा था श्वसन और गैसों का विनिमय। और आज हम पढ़ेंगे कि श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, यानी हम सांस कैसे लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सी क्रिया होती है। और पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो सांस है, यानी हम जो वायु लेते हैं वो हमारे नासा छिद्रों से होती हुई नासा गुहा में, उसके बाद ग्रसनी में, हमारे कंठ में, कंठ से फिर वो श्वास नली में, श्वास नली आगे जाकर दोनों श्वसनिका में बदलती है और दोनों फेफड़ों में चली जाती है। हमारे दाएं फेफड़े में 3 पार्ट होते हैं और हमारे बाएं फेफड़े में 2 पार्ट होते हैं। और जो श्वसनिकाएँ हैं वो आगे से फूली हुई होती हैं, जिसमें वायु कूपिकाएँ होती हैं और जिसमें वायु का आदान प्रदान होता है। तो ये बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी और साथ ही मैंने दिए थे आपको 2 असाइनमेंट के प्रश्न। तो आइए ज़रा उन पे नज़र डाल लेते हैं कि आपने किए कि नहीं। तो कंठ की गुहा को क्या कहते हैं? कंठकोश, ऐसा है, आपने लिख लिया होगा ये सही उत्तर। और दूसरा प्रश्न है एपिग्लॉटिस का कार्य बताइए। तो ये कंठ द्वार को भोजन निकलते समय बंद करने के काम में आता है। ये बात हमने कर ली। इसके बाद आज की जो हम बात करेंगे, आज की बात में हम कर रहे हैं क्रियाविधि की बात। तो आपको मालूम है कि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर अपने अंदर लेते हैं और जब हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ये दोनों क्रियाएं मिलकर के कहती हैं श्वासन या संवातन कहलाती हैं। और ये देखिए श्वासन, इस क्रिया को संवातन या श्वासन कहते हैं। और फेफड़े जो है हमारी वक्षीय गुहा में होते हैं, यानी कि उसके चारों ओर जो है 12 जोड़ी पसलियाँ जो हैं उनसे ये ढके हुए होते हैं। और गर्दन जो है वो इसके आगे की तरफ गर्दन होती है, पीछे की तरफ क्या होता है? डायाफ्राम होता है। ये देखिए, है ना, आगे की तरफ गर्दन होती है, पीछे की तरफ डायाफ्राम होता है। ये हमारी ये पसलियाँ, रिब्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिख रहे हैं हमको? ये फेफड़े नज़र आ रहे हैं, है ना। और 12 जोड़ी ये पसलियाँ जो हैं ये पृष्ठतल पर किससे जुड़ी हुई होती हैं? कशेरुक दंड से, यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। अब प्रत्येक 2 पसलियों के बीच में 2 प्रकार की जो है अंतरापर्शुक पेशियां पाई जाती हैं। एक होती है अंतः अंतरापर्शुक पेशी और दूसरी होती है बाह्य अंतरापर्शुक पेशी। और 2 तरह जो है, 2 तरह से हमारी सांस के बारे में बताया हुआ है, 2 चरणों में कैसे बताया हुआ है। यानी कि एक तो है आपका अंतःश्वसन, एक है निःश्वसन। तो जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर की ओर ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा अंतःश्वसन। उस क्रिया में क्या होता है, जो हमारी अंतरापर्शुक जो पेशियां हैं, बाह्य अंतरापर्शुक जो पेशियां हैं, वो संकुचन के फलस्वरूप पसलियां जो हैं वो आगे और बाहर की ओर खींचती हैं, देखिए, है ना। और फिर इन पसलियों की इस गति के कारण स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। हमारा जो स्टर्नम है वो नीचे की ओर झुक जाता है और पसलियों को खींचने से डायाफ्राम जो है वो रेडियल पेशियों के संकुचन से डायाफ्राम थोड़ा सा नीचे की ओर दब जाता है। इसे आप इस तरह से समझिए जैसे कि हमने एक पाइप ले ली और उस पाइप में 2 और छोटी छोटी पाइप्स डाल देते हैं और आगे गुब्बारे लगा देते हैं और नीचे हम एक क्या करते हैं, पतली सी लकड़ी होती है उसको डायाफ्राम के जैसे लगा देते हैं। तो जब आप गुब्बारे फुलाएंगे तो उसके दबाव से क्या होगा, वो जो लकड़ी है पतली वाली वो थोड़ी सी कैसी हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर होती है। यानी जैसे हमने ये हमारे नहीं, यहाँ पे हमारे क्या है, ये फेफड़े हैं। ये जब इसमें वायु भर जाती है तो ये जो डायाफ्राम है, ये जो डायाफ्राम है, यानी ये जो डायाफ्राम है ये कैसे हो जाता है? ये थोड़ा सा हल्का सा चपटा हो जाता है ना। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हल्का सा कैसा हो गया? डायाफ्राम संकुचित होकर के और थोड़ा चपटा सा हो गया। यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, ये अंतःश्वसन हो रहा है, यानी जिसमें कि सांस अंदर ली जा रही है, यानी ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की जा रही है। तो इससे क्या होता है? वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने के साथ साथ ये देखिए स्टर्नम जो है ये फूल जाती है, आगे की ओर हो जाती है ना। इससे भीतर की वायु का दबाव कम हो जाने से इसमें एक बल उत्पन्न होता है जिसे चूषणार्थ बल कहते हैं, ठीक है। फलस्वरूप वायुमंडलीय वायु श्वसन पथ से होती हुई फेफड़ों के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंतःश्वसन जो है ये एक सक्रिय क्रिया है ना, सक्रिय क्रिया है। तो इसमें अब देखिए कैसे होता है। नासा द्वार, ये आपका नासा द्वार, फिर नासा द्वार के बाद नासा गुहा, ये नासा गुहा, ठीक है। फिर आंतरिक नासा छिद्र, ये आंतरिक नासा छिद्र, फिर उसके बाद ग्रसनी, ये आपकी हो गई ग्रसनी और घाटी, ठीक है, घाटी और ग्रसनी। फिर श्वसन नली, श्वास नली, ये आपकी आ गई श्वास नली, ठीक है, ये आपकी क्या है? श्वास नली, ठीक है। उसके बाद श्वसनिया और श्वसनिकाएँ, ये अपनी यहाँ पे, फिर ये यहाँ श्वसनी
का में जाती है और उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, ये श्वसनिकाएं। ये देखिए इसको इस तरह से, ये श्वसनिकाओं में चली गई। श्वसनिकाओं से होती हुई ये कहाँ जाती है, ये वायु कूपिकाओं में चली जाती है। वायु कूपिकाएं हैं इसके अंदर चली जाती है। ये इस चित्र से आपको समझ आ गया होगा ये पूरा का पूरा कि किस तरह से जो है अंतःश्वसन में ये क्रिया होती है। इसके बाद बात आती है निश्वसन की। निश्वसन कहते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं, है ना, उसको हम निश्वसन कहते हैं। फेफड़ों में अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि बाह्य अंतरा परशुक जो पेशियां होती हैं और डायफ्राम, इसमें शिथिलन आ जाता है ना, हवा निकल जाएगी फेफड़ों में से तो डायफ्राम में क्या होगा, शिथिलन आ जाएगा और वापस अपने गुंबद क्षेत्र को ले लेगा। ये देखिए इसमें, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वापस कैसा हो गया, आर्च शेप्ड हो गया, है ना। तो इसका आयतन कम होकर तो अब वायु बाहर निकल गई। ये निष्क्रिय, इस प्रकार का श्वसन कैसा कहलाता है, निष्क्रिय श्वसन कहलाता है। और निष्क्रिय श्वसन के विपरीत मनुष्य परिश्रम करता है, दौड़ता है अथवा लंबी सांस भरता है, तब निश्वसन की गति जो है वो बढ़ जाती है। उस समय सक्रिय श्वसन होता है। उस समय कैसा होता है, सक्रिय निश्वसन होता है। कब होता है, जब हम कोई काम करते हैं, जब हम भागते दौड़ते हैं, है ना, उस समय कैसा होता है, सक्रिय निश्वसन होता है। अगर हम सामान्य अवस्था में बैठे बैठे जब कर रहे हैं तो वो निष्क्रिय निश्वसन होता है। और ये हमने आपको बता ही दिया कि किस तरह से वापस डायाफ्राम जो है वो अपनी पूर्व स्थिति में गुब्बद के आकार में आ जाता है। स्टर्नम पीछे की साइड हो जाता है ना, जब निश्वसन होता है। तो इस प्रकार डायाफ्राम तथा पसलियों के सामूहिक प्रयास से वक्षीय गुहा का आयतन जो है वो घट जाता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, वो पिचक जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नासा छिद्रों द्वारा निकाल दी जाती है। अब श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, यानी अब ये जो सारी क्रिया होती है ना, अब इसके लिए आयतन और क्षमताएं मापी जाती हैं। और इसके लिए क्या लिया जाता है, स्पायरोमीटर काम में लिया जाता है। और फेफड़ों में 4 है ना आयतन होती हैं और 4 क्षमताएं होती हैं। कैसे, ज्वारीय आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, निश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन या अवशेषी आयतन। एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। ज्वारीय आयतन की जब हम बात करते हैं तो सामान्य अवस्था में वायु की जो मात्रा अंतःश्वसन के समय अंदर जाती है तथा निश्वसन के समय बाहर निकलती है, उसे ज्वारीय श्वसन कहते हैं या ज्वारीय आयतन कहते हैं। मतलब हम कितनी वायु अंदर ले रहे हैं और कितनी वायु बाहर निकाल रहे हैं, यानी ऑक्सीजन कितनी अंदर ले रहे हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, इसका जो टोटल है वो क्या कहलाता है, आपका ज्वारीय आयतन कहलाता है। ज्वारीय अंतःश्वसन या ज्वारीय निश्वसन का माप 500 मिलीलीटर होता है लगभग, है ना। यानी स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 मिलीलीटर से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसन या निश्वसन कर सकता है। ये एक स्टैंडर्ड 6000 से 8000 तक मिलीलीटर तक वायु जो है वो हम प्रति मिनट अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन क्या होता है, बलपूर्वक अंतःश्वसन के दौरान ली गई वायु की मात्रा को, है ना, वो कहते हैं अंतःश्वसन संचयी आयतन। इसका माप लगभग 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है। इसी तरह से निश्वसन सुरक्षित आयतन क्या होता है कि बलपूर्वक बहिश्वसन के दौरान बाहर निकाली गई जो हमारी वायु है उसकी मात्रा को संपूरक वायु अथवा निश्वसन संचयी आयतन कहते हैं और इसका औसत होता है लगभग 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर तक। अवशिष्ट या अवशेषी आयतन, बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में बची हुई जो वायु होती है फेफड़ों के अंदर, उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, अवशेषी आयतन कहते हैं और इसका औसत माप 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। अब फेफड़े की क्षमताएं कैसे जांचेंगे, ये तो था कि हमने जब लिया तो कितनी वायु ली उसका आयतन था, और अब फेफड़े की क्षमता कितनी है, यानी हमारे फेफड़े में कितनी हवा आ सकती है और कितनी बाहर निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि उपरोक्त आयतनों में 2 या अधिक के योग को फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। कैसे, अंतःश्वसन क्षमता जिसको IC है ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, निश्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC और जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी VC। कुल जैव धारिता अथवा कुल फुफ्फुस क्षमता यानी टोटल कितनी होगी उसको टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। अब अंतः श्वसन दक्षता की बात करते हैं तो सामान्य निश्वसन जो होता है उसके उपरांत, है ना, सामान्य जो निश्वसन होता है, निश्वसन, उसके उपरांत जो वायु में कुल मात्रा जो है बचती है वो क्या होती है, एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। तो इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होता है, यानी TV प्लस IRV। कौन से में? अंतःश्वसन क्षमता में। ठीक है, यानी सामान्यतः निश्वसन उपरांत वायु के कुल मात्रा जो व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है उसके अंदर ज्वारीय आयतन भी होता है और अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन भी सम्मिलित होता है। उसे क्या कहते हैं? अंतःश्वसन क्षमता कहते हैं। फिर आती है निश्वसन क्षमता। अब सामान्य अंतःश्वसन उपरांत बची हुई जो वायु है उसकी कुल मात्रा जिसे व्यक्ति निश्वासित कर सकता है ना, निकाल सकता है, इसमें ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होता है, यानी TV प्लस ERV सम्मिलित होता है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या होती है कि सामान्य उश्वसन के बाद, है ना, उश्वसन जिसको हम निश्वसन कहते हैं, निश्वसन भी है ना, इसको आप निश्वसन भी कहोगे, उसके बाद क्या होता है, वायु की मात्रा फेफड़ों में बचती है, थोड़ी सी वायु की मात्रा बच जाती है, यह ERV प्लस RV के बराबर होती है। इसका माप लगभग कितना होता है? 2300 मिलीलीटर होता है ना, जो बची हुई है हमारे फेफड़ों के अंदर बाहर निकालने के पश्चात। ठीक है, फिर जैव क्षमता किसे कहते हैं? जैव क्षमता होती है ज्वारीय आयतन, अंतःश्वसन संचयी आयतन एवं निश्वसन संचयी आयतन के योग को अत्यावश्यक आयतन तथा जैव क्षमता कहते हैं। मतलब जो ज्वारीय आयतन बचा था, ज्वारीय आयतन था, अंतःश्वसन संचयी आयतन और निश्वसन संचयी आयतन, है ना, जो बची हुई थी अवशेषी सारी सबकी जो कैपेसिटी है उसको मिला करके वो क्या कहलाती है? जैव क्षमता कहलाती है। यानी जैव क्षमता किसके बराबर होती है? IRV, ERV और TV, इन सब के जोड़ के बराबर होती है। यह फेफड़ों में अधिकतम भरी गई तथा अधिकतम निकाली गई वायु होती है, जो कि कितनी होती है? लगभग 4600 मिलीलीटर होती है। अब फेफड़ों की कुल क्षमता हम कैसे निकालेंगे? तो जैव धारिता और अवशेषी आयतन के योग से फेफड़ों की कुल धारिता अथवा कुल फुफ्फुस क्षमता जो है वो प्राप्त होती है। जैव धारिता है ना, जो अभी हमने पढ़ी थी, ये जैव धारिता IRV, ERV, TV, ठीक है, और उसके बाद फुफ्फुस क्षमता, है ना, उसके बाद क्या होती है? फुफ्फुस क्षमता हो जाएगी जैव धारिता प्लस अवशेषी आयतन जो बचा हुआ है ना, जो निश्वसन या उश्वसन के बाद जो है बचा हुआ है हवा, वो अवशेषी आयतन होगा, है ना, वो और साथ में जैव धारिता, इन दोनों को मिलने से क्या होती है? हमारी फेफड़ों की कुल क्षमता का पता चलता है। और यहाँ पर ये पाठ हम ख़त्म करते हैं। साथ में प्रश्न है आपके, हमारे फेफड़ों की जैव धारिता क्या होती है, दूसरा है श्वसन क्रिया में कौन सी दो पेशियाँ सहायक होती हैं, और आज के वीडियो में जो है हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है श्वसन के जो है वो क्रियाविधि शुरू होती है, यानी जो हम सांस लेते हैं वो कहलाती है अंतःश्वसन। उस कंडीशन में फेफड़े फूल जाते हैं और जो हमारा डायाफ्राम है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, और जब हम वायु जो है बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस कंडीशन में जो है फेफड़े वापस अपने पूर्वावस्था में यानी पिचक जाते हैं और डायाफ्राम भी अपनी पूर्वावस्था यानी गुंबद अवस्था में आ जाता है। और उस कंडीशन में जो है हमारी जो फेफड़ों के अंदर कितनी हमने वायु ली, उसका आयतन, फेफड़ों से बाहर हमने कितनी निकाली उसके आयतन के बारे में बात की। साथ ही हमने बात की जो बची हुई शेष रह जाती है ना, उसका कितना आयतन है और किस तरह से फेफड़ों की क्षमता होती है, यानी फेफड़ों को हवा लेने की और बाहर निकालने की कितनी क्षमता होती है, कितना आयतन उसमें जाता है, इसके बारे में हमने बात की। और अगले वीडियो में हम आगे इस प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और साथ ही जो हमारी मेन क्रियाविधि है उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से गैसों का विनिमय होता है। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।